तो हम बात कर रहे थे तुला लगन में जब भी कोई भी ग्रह आपका अस्त होगा आपके विभिन्न भावों में तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। अष्टम भाव में यहाँ आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं और आपका जो भी ग्रह अस्त होगा वो आपके अष्टम भाव में ही होना चाहिए। भले ही सूर्य हो सकता है आपके सप्तम भाव में स्थित हो, अष्टम में स्थित हो या नवम में स्थित हो। यहाँ पर जो भी ग्रहों का यहाँ नाम आपको नजर आ रहा है, इन ग्रहों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और अस्त हो जाएं तो इनका परिणाम आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर देखा जाए तो सूर्य के मित्र ग्रह हैं और सूर्य यहाँ पे आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं। और अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो ये विवाह के पश्चात आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जो कि ज्ञान के मामले में और धन के मामले में होगा। यहाँ बृहस्पति हैं तो अब सूर्य के यहाँ आने से और सूर्य द्वारा बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इनकम सोर्स खोजना आसान होगा। अपने लिए कुछ बहुत यूनिक स्टडी करना आसान होगा। इवन अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करना या अन्य कोई रिसर्च वगैरह करना आसान होगा। बृहस्पति यहाँ पे अब आपके चार्ट में देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अब आपके कम्युनिकेशन में भी इसका बहुत बेटर योगदान होगा, क्योंकि अष्टम भाव से रिलेटेड मैटर में आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपने जो कुछ भी अनुभव लिए हैं या आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो आप दूसरों के साथ अच्छे से शेयर कर सकेंगे। यहाँ पे बात आती है अष्टम भाव में कि ये अष्टम भाव का जो कुछ भी हमें मिलता है वो दूसरों का होता है या हमने बिना मेहनत किए वो सब प्राप्त किया रहता है। ऐसे में विवाह होने के पश्चात आपके पार्टनर की फैमिली का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है। यहाँ पे बट आपको उनकी सलाह लेते रहना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अस्त है। बृहस्पति अस्त होने से कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव यहाँ बढ़ेगा और सूर्य 11वें घर के स्वामी है, तो आपको काफी ज्यादा गेन होना चाहिए हिसाब से। अब बृहस्पति यहाँ पे छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी है और यहाँ पे वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से काफी ज्यादा आपकी मेहनत को या हार्डवर्क को दर्शाते हैं। बट क्योंकि सूर्य यहाँ बृहस्पति को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अस्त है, तो सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पे ज्यादा बढ़ जाता है इस केस में। इसलिए आपके लिए बृहस्पति से रिलेटेड काम करना और आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्य करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बट बेसिकली आप इस प्रकार की स्थिति को ज्ञान प्राप्ति के लिए और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं शनि को। शनि मान लीजिए यहाँ आपके अस्त हो जाते हैं, तो शनि अस्त होने के केस में आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ सूर्य एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं शनि को, और शनि भले ही अपने मित्र के घर में होंगे लेकिन आपको सूर्य की प्लेसमेंट जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो ये आपके लिए रिसर्च जैसे कार्यों में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उन कार्यों में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ पर आप लंबे समय से कोई ना कोई काम करें या बहुत लंबे समय तक चलने वाला कोई काम करें। शनि यहाँ पे अब फोर्थ लॉर्ड होके बैठे हुए होंगे, तो विवाह होने के पश्चात आपके घरेलू जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। जीवन साथी जो आपका होगा या उनकी जो फैमिली होगी वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। यहाँ पे शनि को अगर देखा जाएगा तो वो फिफ्थ लॉर्ड भी हैं। फिफ्थ लॉर्ड होकर जब शनि अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए ये कुछ डीपली सोचने का या कुछ बहुत डीप खोजने का स्थिति रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो भी अफेयर वगैरह होंगे, कोई भी रिलेशनशिप वगैरह होगा वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट होगा और आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर प्रैक्टिकल होंगे। शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो इस हाउस में आपको वही काम करने चाहिए जो बहुत लंबे समय तक चलें। वैसे तो यहाँ सूर्य एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं शनि को, बट वास्तव में शनि यहाँ है तो निश्चित तौर पे ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना चाहिए। और डिपेंड करता है सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव शनि पे डाल रहे हैं। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा शनि के क्लोज है तो उस केस में फिर आपकी मैरिड लाइफ के बिगड़ने या आपकी मैरिज होने के पश्चात आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस के बिगड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं मंगल को। मंगल मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो ये दिखाता है कि आपके ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आपको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ नुकसान होने की संभावना या फिर आपके जीवन साथी को ऐसी कुछ संभावना बन सकती है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी बेटर होगी, जहाँ पर आप अपने लिए काफ़ी बेटर स्थिति में रहेंगे आर्थिक संसाधनों को लेके या अपनी इनकम को लेके। बट यहाँ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा और कहीं न कहीं मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि देखने को मिलेगी। अब इसका प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा, आपके सोचने समझने और आपके काम करने के तौर तरीकों पर भी पड़ेगा।
उसके बाद हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो चंद्रमा पहली बात तो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और वो आपके लिए 10th लॉर्ड होंगे, तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इस वे में। और सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं चंद्रमा को, तो ये आपको मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इमेजिनेशन अच्छी देगा और बहुत सारी अदर स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। इसलिए आप अष्टम भाव को एक्सप्लोर करें या अष्टम भाव से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो ये आपके फेवर में होगा। चंद्रमा यहाँ है तो फिर मैरिज होने के पश्चात आपको आपके इन लॉज से तो काफ़ी मदद मिल ही सकती है, बट आपको कहीं ना कहीं माता पिता के थ्रू भी बहुत ज़्यादा गेन होगा, बट ये मैरिज से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन आना चाहिए ज़रूर। और चंद्रमा यहाँ पे 10th लॉर्ड हैं, तो फिर मैरिज होने के पश्चात आप अपने कैरियर को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। हालांकि शुरुआत में भले ही स्टेबिलिटी ना रहे आपके कैरियर में, लेकिन मैरिज होने के पश्चात इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी स्टेबल होगी कहीं ना कहीं शुरुआत में, और आपका जो कैरियर होगा वो भी स्टेबल होगा। बट बाद में आगे चलकर हो सकता है कि मैरिड लाइफ उतनी बेटर ना हो या आप पर्याप्त रूप से समय नहीं निकाल पा रहे अपने पार्टनर के लिए। लेकिन चंद्रमा का अस्त होना हम ये मानते हैं कि मानसिक तौर पे थोड़ा आपको मजबूत जरूर बनाता है और वो सारी क्षमता आपको प्रदान करता है जो आपको अस्त में अष्टम भाव के लिए चाहिए। फिर यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ अस्त हो जाते हैं तो शुक्र अपने ही घर में होंगे, तो ये धन लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इवन ज्ञान प्राप्ति के लिए भी। लेकिन यहाँ कुछ हिडन रिलेशनशिप वगैरह होने और मैरिड लाइफ में बेहद असंतुष्टि के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शुक्र से अब आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा वो अष्टम से रहेगा। शुक्र यहाँ अस्त हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है, बट ये भोग विलास के लिए या कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से सपोर्ट पाने के लिए अच्छा स्थिति जरूर होगा। पर यहाँ पे आपको कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अब कभी कभी आपको शुरुआत में हो सकता है कि मैरिड लाइफ को हैंडल करने में कुछ दिक्कतें आएँ। वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में वो इसी भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज ला सकते हैं जहाँ पर आपको बिना मेहनत किए कुछ इनकम प्राप्त होती हो। बुध को अगर हम देखेंगे बाद में लास्ट में, अब बुध बचे हैं और बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो ये आपके अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही बेटर कंडीशन होगी। साथ साथ में आपको बहुत कुछ नया ज्ञान या सीखने को मिलेगा, नए अनुभव मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो बुध की स्थिति होगी, बुध अगर अस्त होंगे तो आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बन सकता है, इवन हायर स्टडीज वगैरह के लिए और कोई रिसर्च पर्पस के लिए। यहाँ पे बुध अब नवम घर के स्वामी होकर और 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ होंगे, तो ये आपकी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाएगा, बहुत ही लंबे समय तक आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा। बट ज़्यादातर केस में तो सूर्य और बुध का यहाँ स्थिति या बुध मान लो अस्त है किसी का, तो वो काफ़ी बेटर परिणाम ही लाएगा। अब यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो या सूर्य बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो भी आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा बोलने वाला और आपको बार बार कुछ ना कुछ गाइड करने वाला, बताने वाला हो सकता है। तो ऐसे कुछ स्थितियां दिखेंगी जब इनमें से कोई भी ग्रह आपका अस्त होगा आपके अष्टम भाव में।